वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान अर्थात पॉलिटिकल साइंस के बारे में। बीए प्रथम वर्ष या फिर बीए फर्स्ट ईयर या बीए फर्स्ट सेमेस्टर आप बोल सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन, या जिसको अंग्रेजी में आप नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर भारत का संविधान। ठीक, तो हम राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारत के संविधान के बारे में ओवरऑल जानने वाले हैं। तो बहुत सारे विश्वविद्यालय की बात की जाए तो वहाँ पर भारतीय संविधान और राष्ट्रीय आंदोलन चूँकि पैरेलल चलते हैं, कहीं ना कहीं पे पहले राष्ट्रीय आंदोलन आपके आएंगे, उसके बाद में भारतीय संविधान जब बन जाएगा और भारतीय संविधान बन जाने के बाद में भी बहुत सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती है। तो मुख्य तौर पर आपको भारत का संविधान आपको जनरली बहुत डीपली, ज़्यादा नहीं, मतलब कि एक प्रकार से डीपली पढ़ना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप किसी कंपटीशन की तैयारी की दृष्टि से पढ़ते हैं, उसी दृष्टि से उससे थोड़ा और अंदर तक जाकर के आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आईएएस पीसीएस के लेवल पर आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि अच्छे तरीके से जानना हमको कि सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है, अच्छे तरीके से हमको जानना है कि संसद क्या होती है, अच्छे तरीके से हमको जानना है कि राष्ट्रपति क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिपरिषद क्या होता है। ये सारी जो राज्यपाल, राष्ट्रपति, ये सब जो मुख्यमंत्री वगैरह, मंत्रिपरिषद या जो सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब जो संसद के अंग होते हैं, इन सभी को कैसे समझा आता है, ये सारे मुद्दे आपको पता होने चाहिए और अच्छे तरीके से। ठीक, तो यही हमको चर्चा करनी है। तो बहुत सारे विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के संविधान को बात की जाए तो यह जो है बीए द्वितीय वर्ष में पढ़ाया जाता है। बहुत सारे विश्वविद्यालय में बात की जाए तो यह पेपर 1 में संकलित होता है, बहुत सारे विश्वविद्यालय में पेपर 2 में संकलित होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात यहाँ पर कन्फर्म कर देना चाहता हूँ, चाहे अगर आप बीए द्वितीय वर्ष में हैं, अगर फर्स्ट ईयर में आपने या नहीं पढ़ा तो मतलब पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर पॉलिटिकल साइंस आपने ले रखा है तो बिना आपको भारत के संविधान पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, आपको भारत का संविधान पढ़ना ही पड़ेगा। यह एक प्रकार से 100% हकीकत की बातें हैं और इसको अपने मन में गांठ बैठा लीजिए कि हाँ, भारत का संविधान हमको पढ़ना है। आज नहीं 10 दिन बाद आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। तो अधिकतर विश्वविद्यालय में फर्स्ट ईयर में दिया जाता है, कुछ विद्यालयों में जो है सेकंड ईयर में पढ़ना होता है, और कुछ में जो है प्रकार से बात की जाए तो पेपर का डिफरेंस होता है। लगभग आपको सिलेबस के अंतर्गत अगर पेपर का नाम यह है तो पढ़ना यही पड़ेगा। तो यह बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। ठीक, तो द्वितीय प्रश्न पत्र है, इससे पहले आपको पता होगा पेपर 1 का सिलेबस हमने डिस्कस कर दिया है, आप लोगों ने देखा होगा। उसमें हमने पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीति विज्ञान या फिर राजनीति शास्त्र के जो सिद्धांत होते हैं जनरली, उनके बारे में हमने आपको बताने का प्रयास किया था। और आज के वीडियो के अंतर्गत हम ये बताएंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट, अंग्रेजी में इसको कहते हैं नेशनल मूवमेंट एंड जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके न्यू सिलेबस के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं। आपका सिलेबस जो है मेरे भैया, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 और इकाई 4, मतलब 4 इकाइयों में बटा हुआ है। बात करते हैं पहली इकाई में क्या संकलित है। राजनीति विज्ञान को आपको पता होगा क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बात करते हैं पहला आपको चैप्टर या पहला मुद्दा देखने को क्या मिलेगा, भारत में राष्ट्रवाद एवं उसका राष्ट्रवाद का जो जन्म होता है कैसे होता है और राष्ट्रवाद का विकास जो हुआ कैसे हुआ है। तो भारत में राष्ट्रवाद आने की बड़ी लंबी प्रक्रिया रही है। भारत में लोगों को यह एक प्रकार से पहले नहीं पता था कि हाँ, कोई एक राष्ट्र स्तर की कल्पना जो होती है वह भी हो सकती है, एक राष्ट्र में पूरा भारत बन सकता है, यह बातें उतने अच्छे तरीके से एक सरकार चल सकती है ऐसा नहीं पता था। ठीक, कि राज्य बटेगा। तो जनता में क्या था, ये एक राज्य की संकल्पना नहीं प्रस्तुत थी। और आगे चल करके यही हुआ धीरे धीरे करके 1857 के विद्रोह के बाद, 1857 की क्रांति के बाद, विद्रोह कहना उचित ना होगा उतना, तो 1857 की क्रांति के बाद एक प्रकार से एक ऐसी भावना आई लोगों के अंदर, ताकि उनको यह पता चला कि हाँ, एक प्रकार से देश भी कुछ चीज़ होती है। और उनके अंदर अपने देश के प्रति क्या हुआ, जो है एक प्रकार से एक मैं देश प्रेम से संबंधित बातें बताना चाहूँगा, क्योंकि जो है स्वदेश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित,
आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता या मानवता होती है विकसित, तो एक प्रकार से इसी प्रकार से लोगों के अंदर मानवता का विकास हुआ। मानवता का विकास के उपरांत एक जैसी सूझबूझ, एक जैसी सोच का विकास हुआ कि हाँ, सभी का मकसद यह बनने लगा कि हमको देश को आज़ाद करवाना है, देश से इन जो है गोरों को भगाना है, इन अंग्रेज़ों को भगाना है। इस प्रकार से लोगों के मन में विचारधाराएँ उत्पन्न होती हैं। तो यही होता है भारत में राष्ट्रवाद का जन्म। और राष्ट्रवाद के जन्म के बाद की बात की जाए तो राष्ट्रवाद का धीरे धीरे जो विकास, अर्थात जो विकास 1857 की क्रांति में हुआ था, वह विकास आगे चल करके और उग्र रूप धारण करता हुआ आगे बढ़ेगा। तो ये मुद्दा यहाँ पर हमको समझना है कि आखिरकार जन्म कैसे हुआ, अर्थात उसका जो है एक प्रकार से वरीयजन। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि वरीयजन आप जो है राष्ट्रवाद को क्या बोलते हैं, जो है एक प्रकार से कैपिटलिज्म क्या बोलते हैं, जो भी बोला जाता हो, मुझे अंग्रेजी में उतना पता नहीं है, लेकिन जो भी बोला जाता हो आप दीजिए। तो भारत में जो राष्ट्रवाद है उसका उदय मतलब कैसे हुआ या जन्म कैसे हुआ, और साथ ही साथ उसका जो डेवलपमेंट है वह कैसे हुआ, यहाँ पर ये देखेंगे। नेशनलिज्म इसको कहते हैं, राष्ट्रवाद को क्या कहते हैं, नेशनलिज्म कहते हैं। ठीक, तो नेशनलिज्म कहते हैं इसको, जो है वरीजन ऑफ नेशनलिज्म एंड जो है डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ओके, तो यहाँ पर इन मुद्दों को हम समझेंगे। और दूसरा आपका आ जाएगा दूसरे चैप्टर के अंतर्गत हम क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, INC जिसको कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है एक संस्था बनी 1885 ईस्वी में। जिस संस्था की बात की जाए तो वह संस्था एक प्रकार से ऐसी बनाई गई चूँकि वह भारतीयों की जो मांग होगी, भारतीयों जो भारत के निवासी थे, जो भारत के नागरिक थे, उन नागरिकों की, उन निवासियों की एक प्रकार से जो मांग है, उन मांगों को कैसे जो है एक प्रकार से जो अंग्रेज़ सरकार थी उस तक पहुँचाया जाए, इस प्रकार के लिए एक संस्था का गठन किया जाता है। एक A.O. ह्यूम करके व्यक्ति था, उसने बताया था कि हाँ, इसका गठन करें, इस प्रकार से अपनी मांग को एक संगठन के माध्यम से आप अंग्रेज़ों के सामने रखेंगे तो वह ज़रूर मानेंगे। A.O. ह्यूम जो व्यक्ति था वह भी कहीं ना कहीं पे अंग्रेज मतलब आयरलैंड के ही आसपास का था और उत्तरी आयरलैंड से शायद संबंध रखता था। वहाँ का वो DM था, एक प्रकार से बोल सकते हैं, जैसे आज के यहाँ DM जी का पद है वैसे वहाँ का पद था, तो वो भी था एक प्रकार से। तो वो आता है, वो कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करो, या फिर एक प्रकार से बताता है सारे मुद्दे कि एक संस्था होनी चाहिए जो कि एक प्रकार से पुख्ता एक प्रकार से अपना जो है अपनी मांग कर सके, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। तो ये था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे होती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशन होंगे, तो उन अधिवेशनों को भी आपको पढ़ाने का प्रयास मेरा रहेगा। अधिवेशन कहीं पर कलकत्ता में होगा, तो कहीं बम्बई में होगा, कहीं लाहौर में होगा, मतलब अलग अलग स्थानों पर। तब पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसी कोई अलग देश नहीं था, सब भारत का ही अंग था। तो बांग्लादेश में भी एक प्रकार से जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी जो है होंगे इसके, और एक साल में होता था, प्रत्येक साल क्या होता था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या होता था मेरे प्यारे दोस्तों, अधिवेशन होता था। ठीक है, तो यहाँ पर इसको चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है आपका नरमपंथी एवं गरमपंथी। उसके बाद में इसी कांग्रेस में ही दो विचारधाराओं का जन्म हो जाता है। एक तो नरमपंथी मतलब ऐसे विचार जो कि एक प्रकार से नरमपंथी मतलब अपना विचार या अपनी मांगों को अंग्रेज़ों के सामने एक प्रकार श्रद्धापूर्वक रखते थे कि हाँ भैया ये मांग मेरी है, इसकी पूर्ति होनी चाहिए। लेकिन जो गरमपंथी व्यक्ति है, लाल बाल पाल इनमें नाम आता है, मुख्य रूप से 3 व्यक्तियों का नाम इनमें आता है। पहले है लाल, ऐसे याद करिए, लाल, बाल और पाल। लाल कौन है भैया, लाल मतलब होता है लाल बहादुर शास्त्री, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल। ये 3 व्यक्ति जो हैं गरमपंथी विचारधारा से एक प्रकार से प्रेरित व्यक्ति हैं, और इन्होंने एक प्रकार से अंग्रेज़ों से अगर उनका अधिकार, इन लोगों का अधिकार नहीं मिलता है भारतीयों का, तो हम उनसे जबरन अधिकार लेंगे या फिर एक प्रकार से टाइट होकर के अधिकार मतलब कि अपना अधिकार लेंगे। ये गरमपंथी विचारधारा की एक प्रकार से विशेषता थी। नरमपंथी मतलब लोग एक प्रकार से चिट्ठी वगैरह के माध्यम से बोला करते थे और मतलब सभ्यता से, ठीक, और ये लोग भी सभ्यता से थे, लेकिन एक प्रकार से इनका विचार जो था उग्र विचारधारा के लोग थे। ठीक, उग्र मतलब ऐसा कि एक प्रकार से जैसे कि आपको कहीं पर कोई चीज़ अभी मांगी और ना मिले तो आप थोड़ा सा गुस्सा हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कि अपनी चीज़ में और अपनी ही चीज़ों को मैं मांग रहा हूँ और मुझे नहीं मिल रही, तो एक प्रकार से आपके अंदर थोड़ा गुस्सा तो ज़रूर आएगी ना। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आपके सामने हम भारतीय राष्ट्रीय का आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हो फटाफट से मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मज़ा आएगा वीडियो के अंतर्गत। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें फटाफट से। चलिए,
तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बात की जाए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, 3 आंदोलन मुख्य करके हमको समझना है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पहला क्या है, असहयोग आंदोलन। असहयोग मतलब कि जब गांधी जी ने कहा कि अब इनका सहयोग करना ही बंद कर दो, मतलब कि जो है 1920 ईस्वी में गांधी जी ने यह आंदोलन चलवाया था, असहयोग आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन भी इस समय जो है कहाँ पर था, तो वो जो है खाड़ी देशों में हो रहा था। तो 4 सितंबर 1920 ईस्वी को, 4 सितंबर सन 1920 ईस्वी को एक आंदोलन चलाया जाता है महात्मा गांधी के सानिध्य में, असहयोग आंदोलन। आ मतलब होता है नहीं, सहयोग मतलब सहयोग, तो हम सहयोग नहीं करेंगे, इस प्रकार को लेकर के एक आंदोलन चलाएगा कि आप कोई भी नीतियाँ बनाएंगे, आप कोई भी कार्य बनाएंगे या फिर आप कोई भी मुद्दा उठाएंगे तो उसका भारतीय लोग सहयोग नहीं करेंगे। यह बात जो है असहयोग आंदोलन में कही गई। उसके बाद में थोड़ी दिन बाद असहयोग आंदोलन जो है बंद कर दिया जाता है। उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। यह आंदोलन महात्मा गांधी के सानिध्य में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में प्रारंभ होता है। और इस आंदोलन के तहत जो है सविनय अवज्ञा मतलब विनय के साथ, सा मतलब होता है साथ, विनय मतलब होता है विनय के, तो विनय के साथ जो है इसमें अवज्ञा, अज्ञा मतलब होता है मानना, मतलब आज्ञा मानना, और एक प्रकार से आ जब आगे लग गया था नहीं, तो आज्ञा को नहीं मानते थे कि इसे वो कहे, अंग्रेज लोग कहे कि हाँ भैया यहाँ पर जो है तुमको ये चीज़ करनी है, तो ये लोग बोलते थे नहीं भैया साहब हम नहीं कर पाएंगे, सीधा ऐसा मतलब विनय पूर्वक से कहते थे अरे नहीं हो पाएगा साहब, अरे नहीं, ना 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 हो नहीं पाएगा। तो ये इस प्रकार से करते थे, विनय के साथ जो है उनकी अवमानना करते थे, उनके द्वारा बताए गए जो विचार या फिर उनके द्वारा जो लागू किए गए नियम उनका पालन करते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। आगे थोड़ा भारत छोड़ो आंदोलन, नेक्स्ट आपका भारत छोड़ो आंदोलन। ये आंदोलन जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। 8 अगस्त सन 1942 ईस्वी को यह आंदोलन प्रारंभ किया जाता है और भारत छोड़ो आंदोलन एक प्रकार से चरम सीमा पर चलता है और अच्छे तरीके से 1942 में चलता है। उसके बाद में 47 में आज़ादी हो जाता है। तो ये आंदोलन मुख्यतः इन सब आंदोलनों के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक। और यह स्वतंत्रता अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम जो है एक प्रकार से जो 1947 था, ये नियम वगैरह जिससे संबंधित है, तो इसको भी चर्चा करेंगे हम। तो ये मुद्दा है जो कि हम सारे के सारे मुद्दे को चर्चा करेंगे, ठीक। अगला आपका इकाई 2 में हम प्रवेश करेंगे। इकाई 2 में हम प्रवेश करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो हमारे सामने क्या आएगा, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत सारी चीज़ें लगी। भारतीय मतलब कि भारत के संविधान को बनने में बहुत समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा भारतीय संविधान को बनने में। भारतीय संविधान जब बना उसके बाद में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से लागू हुआ, ठीक। तो उससे पहले भी लागू हो गया था, तो 26 नवंबर को ही 26 नवंबर को लागू हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से सारा का सारा अनुच्छेद वगैरह जोड़ा गया वो 26 जो है जनवरी को ही जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया था, क्योंकि सन 1930 ईस्वी में रावी नदी के तट पर एक प्रकार से झंडा फहराया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और रावी नदी के तट पर यह कहा गया था प्रथम स्वाधीनता संग्राम, उसी मतलब प्रथम स्वाधीनता एक प्रकार से दिवस मनाया गया था 26 जनवरी को। उसी 26 जनवरी डेट को याद रखने के लिए जो है यह बातें बताई गई थी, ठीक है। यह बातें मतलब कि 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया गया था जानबूझ करके, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए, तो यहाँ पर हम भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है कैसे कैसे हुआ है, विभिन्न देश के संविधानों से हमारे देश के संविधान में लिया गया है। बहुत सारी चीज़, लगभग 60+ जो है देशों के संविधान से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम जो था 1935 का, भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग बात की जाए 1935 ईस्वी में जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया जो कानून था, जो कि भारत पे लागू होना था, भारत के लोगों पर लागू होना था, उसमें से लगभग बात की जाए तो 100 से अधिक 100+ जो है आर्टिकल्स को, ठीक है, आर्टिकल्स मतलब होता है अनुच्छेदों को, ठीक है, अच्छे से अधिक अनुच्छेदों को जो है इसमें हूबहू उतार लिया गया, फिर कुछ संशोधन उनमें कर दिए गए और उसको अपने संविधान में शामिल कर लिया गया। तो आपसे एग्जाम से में अभी प्रश्न पूछा आता है, ऑब्जेक्टिव बोलो, ध्यान रखेंगे कि किस देश मतलब कि भारत शासन अधिनियम पर मतलब भारतीय संविधान पर किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो उसमें भारत शासन अधिनियम 1935 दिया होगा, 1919 दिया होगा, तो चार्टर अधिनियम दिया होगा, ठीक। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका होगा, 1935 के अधिनियम का, ठीक। तो कैसे निर्माण हुआ, किन किन देशों से क्या क्या चाहिए, जैसे हमने आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को लिया, हमने मौलिक अधिकारों को अमेरिका से लिया, हमने मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया। तो आखिरकार ये सारे मुद्दे जो हमने लिए, इन सभी मुद्दों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने भारतीय संविधान की विशेषताओं को देखेंगे कि कठोर है या लचीला है, क्या क्या मुद्दे हैं, पूरा समझने का प्रयास
रहेगा। नेक्स्ट है उसके बाद में जब हम समझ लेंगे कि भारत का संविधान कैसे बना और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके बाद में हम मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब साथ ही साथ हम अनुच्छेद 1, 2 के बारे में भी चर्चा कर लेंगे कि हाँ अनुच्छेद 1 जो है वो कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, तो संघ एवं उसका राज क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 5 तक जो है ये होता है, इसको चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो है 1 से 4 बात की जाए और 5 से 11 तक जो होता है यह आपका नागरिकता होती है, इसको भी चर्चा कर लेंगे हम थोड़ा सा। हालांकि आपके सिलेबस में मुख्य रूप से लिखा नहीं गया है, लेकिन फिर भी हम चर्चा कर लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम से प्रश्न यहाँ से बनते रहे ऑब्जेक्टिव वालों से। और मौलिक अधिकार की बात की जाए तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 ये मौलिक अधिकार अर्थात जो आपका मौलिक अधिकार को अंग्रेजी में जानते क्या कहेंगे? मौलिक अधिकार को हम अंग्रेजी में जो है कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भैया? मौलिक मतलब होता है फंडामेंटल और अधिकार मतलब होता है राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स इसके बारे में चर्चा करेंगे और फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ होंगी मतलब कर्तव्य, तो भारतीय जो है संविधान में जो एक प्रकार से ये शामिल किया गया है, क्या बोलते हैं इसको? कर्तव्य को, मौलिक कर्तव्य को, जो कि रूस के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य जो है मेरे प्यारे दोस्तों बात की जाए तो ये 51 के का में है, अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत ये सम्मिलित है, इसको पढ़ना है। ठीक, और ये अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इसमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है जिसको प्रत्येक नागरिक को भारत के प्राप्त है। ठीक है, और कुछ विदेशियों के लिए इसमें जो है नहीं प्राप्त है, कुछ अधिकार विदेशियों को नहीं प्राप्त है, केवल भारतीयों को प्राप्त है। हम जब मौलिक अधिकार समझेंगे तो उसमें आपको विस्तार से बताएंगे। उसके बाद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब जो DPSP जिसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ जो हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद बात की जाए इसका तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, 36 से 51 तक DPSP शामिल है। मतलब कि राज्य जो होगा लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, जो सरकार होगी वो राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के नियम कायदे लाएंगी ताकि जो है वहाँ की जनता सुखमय हो सके, वहाँ की जनता को अच्छा से अच्छा लाभ हो सके। इस प्रकार से राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो हमारे सामने आते हैं। ठीक, तो ये अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक वर्णित है। 51 के का में मौलिक कर्तव्य है, 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकार है। ठीक, 1 से लेकर के 4 तक क्या है? भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, और जो एक प्रकार से 5 से 11 है वो नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। चर्चा करेंगे हम पूरा। उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों हम बात करेंगे इकाई 3 के बारे में। इकाई 3 में जैसे आगे बढ़ेंगे हम तो हम केंद्र सरकार के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में मेरे प्यारे दोस्तों? केंद्र सरकार के बारे में। वैसे अनुच्छेद जो है 51 के बाद से अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक या 63 तक लगभग बात की जाए तो राष्ट्रपति का नंबर आता है। मतलब कि 7-8 अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को मतलब प्रॉपर तरीके से दिए गए हैं। उसमें राष्ट्रपति के कार्य प्रावधान, उस उत्पत्ति, इनके चुनाव प्रक्रिया ये सब कैसी होगी इसके बारे में दिया गया है। तो केंद्र सरकार के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम केंद्र सरकार क्या होती है, केंद्र सरकार कैसे बनती है, क्या क्या चीज़ें होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक, उसके बाद में हम राष्ट्रपति यानी कि द प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रेसिडेंट अर्थात इसकी अवैधता, कितने साल पर कोई व्यक्ति जो है राष्ट्रपति बन सकता है, कब चुनाव होता है, किस प्रक्रिया से, एकल संकल्पणीय मत पद्धति क्या होती है जिसके तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इन मुद्दों को हम यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। ओके, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। आगे समझते हैं। उसके बाद में हम राष्ट्रपति को पढ़ने के बाद में प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर के बारे में चर्चा करेंगे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। और सारी बातें जो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे वो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे, भारत के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करनी है कि प्रधानमंत्री कितने साल पर बनाया जा सकता है और प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या चुनाव प्रक्रिया होनी है, उससे प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, प्रधानमंत्री कौन बनता है, कैसे बनता है, क्या क्या उसके पास पावर होती है, यानी शक्ति होती है, क्या क्या उसके कार्य होते हैं। इन मुद्दों को यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद में मंत्री परिषद के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, मंत्री परिषद जो होती है कहीं ना कहीं पे मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और लोकसभा जो आप पढ़ेंगे ये संसद जो है इसी का एक अंग होता है। क्या? लोकसभा जो होती है इसी की अंग होती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मंत्री परिषद में मंत्रिमंडल ये सब हम चर्चा कर लेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं विस्तार से बताएंगे। संसद में जैसे आप देखेंगे एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा।
तो एक लोकसभा जो है अपनी संसद कैसी द्विसदनात्मक है, ठीक। तो लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है। अब कोई कानून बनेगा तो पहले मतलब लोकसभा में बनता है या राज्यसभा में बनता है, तो दोनों से पहले चाहे यहाँ से शुरुआत हो चाहे यहाँ से शुरुआत हो, लास्ट में राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, ठीक। तो कहीं ना कहीं पे जो संसद होती है, पार्लियामेंट जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं, तो पार्लियामेंट के बारे में चर्चा करेंगे, लोकसभा जिसमें राज्यसभा, इन सभी के बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में हम जो है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय मतलब क्या होता है, आप सुप्रीम कोर्ट जानते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, जो कि एक प्रकार से दो राज्यों के बीच में विवाद हो या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो या राज्य और केंद्र के बीच में विवाद हो, तो निपटारा कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि एससी, इसको शॉर्ट फॉर्म में एससी बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक। इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में इकाई 4 में प्रवेश करेंगे हम। इकाई 4 में हम राज्य सरकार के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हमने केंद्र सरकार देखा, वैसे हम यहाँ राज्य सरकार देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक प्रकार से यहाँ की विधायिका को देखेंगे। विधायिका मतलब जैसे कि यहाँ पर संसद थी, उसी प्रकार से यहाँ पर विधायिका होगी और यहाँ पर कार्यपालिका होगी। कार्यपालिका क्या होती है, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव शायद इसको कहते हैं अंग्रेजी में, और विधायिका को क्या कहते हैं, जुडिशरी, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक प्रकार से क्या बोलते हैं, जो कानून बनाने वाला हो उसको विधायिका बोलते हैं, और जो एक प्रकार से कानून को लागू करवाने वाली होती है उसको हम कार्यपालिका बोलते हैं। विधायिका मतलब क्या होती है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद वगैरह आ जाती हैं, यानी कि जो विधान परिषद और विधानसभा होती हैं विधान मंडल के अंतर्गत आती हैं, और विधान मंडल जो होता है विधायिका ही होती है। और विधायिका जो कानून बनाती है, विधायिका का काम क्या होता है, कानून बनाना। संसद का काम क्या होता है, कानून बनाना, ठीक। और इनको लागू कौन करवाता है, इनको कार्यपालिका लागू करवाती है, चाहे वो संसद के बने कानून हो और चाहे वो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून हो। विधायिका द्वारा बनाए गए कानून जो होते हैं राज्य के लिए होते हैं, और मतलब ऐसी विधायिका नहीं, राज्य की विधायिका। और संसद के द्वारा बनाया गया जो कानून होता है वह क्या होता है, पूरे के पूरे भारतवर्ष पर लागू होता है, भारत की सीमा के अंतर्गत लागू होता है, ओके। तो कार्यपालिका के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। ये लेजिस्लेचर है शायद, और ये एग्जीक्यूटिव है, और एक छोटी जुडिशरी। जुडिशरी मतलब क्या होता है, उच्च न्यायालय। अब उच्च न्यायालय की इसका मतलब जुडिशरी मतलब होता है कि न्यायालय। जुडिशरी का मतलब सीधा सीधा न्यायपालिका। क्या मतलब होता है, न्यायपालिका। अब चाहे वो सर्वोच्च की न्यायपालिका हो चाहे वह उच्च न्यायपालिका हो, चाहे उच्च मतलब ये उच्चतम न्यायालय इसी को कहते हैं, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, इसको क्या बोलते हैं, उच्च न्यायालय, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट, ठीक, हाई कोर्ट, ठीक। तो इसको हाई कोर्ट बोलते हैं, एचसी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट जो होता है वह राज्य सरकार के जो है नियम वगैरह होते हैं, उनमें अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको हाई कोर्ट देखता है। तो तमाम सारे मुद्दे हैं जो कि हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में हमको विशेष परिप्रेक्ष्य में भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत क्या किया गया है, संविधान में ही अनुच्छेद बात की जाए तो जो है 73वें 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था में आप देखेंगे तमाम प्रकार के जो है संशोधन वगैरह, जो एक प्रकार से न्यायपालिका मतलब पंचायती राज व्यवस्था में मुख्य रूप से जो चुनाव प्रक्रिया होती है, जो गांव वगैरह की या फिर शहरों की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पंचायती राज व्यवस्था हम समझेंगे किसके अंतर्गत, लास्ट में सबसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। मुख्य रूप से अगर आपको पढ़ना है तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निश्चय तत्व हो गए आपके, और उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ये सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। नरमपंथी ये इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, और संविधान का निर्माण कैसे हुआ ये इंपॉर्टेंट है। केंद्र राज्य संबंध हमने नहीं बताया था क्या आपको, भारत में संघीय व्यवस्था, इसको तो नहीं बताया ना, भारत में संघीय व्यवस्था, जी हाँ, भारत में संघीय व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। संघीय व्यवस्था मतलब क्या है, भारत जो है एक प्रकार से ऐसा देश है जिससे कोई राज्य अलग नहीं हो सकता है, कोई राज्य अलग नहीं हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वही होती है संघीय व्यवस्था। वही क्या होती है, संघीय व्यवस्था होती है। मतलब यहाँ पर जो राज्य यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है या राज्य है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं हो सकते, ध्यान रखेंगे इस बात को। केंद्र संबंध देखेंगे, यानी समवर्ती सूची जो है, हम सूची देखेंगे, और सूची के अंतर्गत जैसे कि एक होती राज्य सूची, एक होती है केंद्र सूची, और एक होती है समवर्ती सूची। तो इन तीनों सूचियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम केंद्र संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। और केंद्र संबंध जो है कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत संविधान में केंद्र संबंध लिया गया है। तो इन मुद्दों को हम चर्चा करेंगे। तो ये छूट गया था शायद, ये हमने अभी बता दिया आपको, तो बिल्कुल चिंता न करें, सारे मुद्दे आपके क्लियर हुए होंगे, तमाम सारी चीज़ें आपकी बातें क्लियर हो गई होंगी, सारी बातें हमने आपको समझा दी, कोई दिक्कत तो नहीं रही होगी। सभी लोग बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है वीडियो के अंतर्गत। आप सभी को निश्चित तौर पर दुर्गा पूजा का मज़ा ले होंगे आप सभी लोग। दुर्गा पूजा हो, देखिए म्यूज़िक बज रही बगल में, सुन लीजिए थोड़ा सा।
जाइए आप लोग ही दुर्गा पूजा देखिए, टाइम भी हो चुका होगा आप सभी का। ठीक, आरती वारती पढ़िए। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। चलिए एक बार सभी लोग बोलेंगे, प्रेम से बोलो जय माता दी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब 9 दिन आप लोग एकदम से रम जाइए, उसमें थोड़ा सा एक क्लास लेते रहिए और साथ ही साथ अपनी जो है भाव भजन में भी थोड़ा समय व्यतीत करें। और ये 9 दिन आया है, परम पवित्र 9 दिन है। प्रत्येक दिन को एक एक माताएं जो है एक प्रकार से हैं, उन पर जैसे कि बात की जाए, एक श्लोक प्रचलित है, प्रथमम शैलपुत्रिश्चा, द्वितीयांचा ब्रह्मचारिणी, तृतीयांग चंद्रघंटेति, कुख मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठकम कैतनीति चा, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरी चाष्टकम, नवम सिद्धिधात्री चा, नव दुर्गा प्रतिकीर्तिका। इस प्रकार से 9 दुर्गाओं का एक प्रकार से यह दिन है। एक एक दिन पर इसे प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, पहले दिन शैलपुत्री माता का दिन होता है, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी का, आज ब्रह्मचारिणी माता का दिन था। इसके बाद में प्रथम शैलपुत्री से, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, तीसरे चंद्रघंटा माता का। इसी प्रकार से आगे चल करके तमाम सारी देवी देवताएं जो 9 देवियां हैं उनका आता है। अब ज़्यादा बताएंगे तो एक प्रकार से लोग कहेंगे कि सर जी आप धर्म की बातें बता रहे हैं, संविधान जब पढ़ा रहे हैं तो, और जब भारत धर्मनिरपेक्ष देश है तो इसमें जो धर्म बताना, धर्म एक प्रकार से ये मेरा व्यक्तिगत मसला है जो मैंने बताया। मैं प्रॉपर तरीके से भाव भजन में विश्वास रखता हूँ और निश्चित तौर पर पूजा भी करता हूँ। तो आप लोगों को थोड़ा सा, आप जिसकी मर्ज़ी होगी वो करेगा, जिसकी मर्ज़ी नहीं होगी वो नहीं करेगा, कि किसी पर कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग भाव भजन करते रहिए, अपने अपने धर्म में आस्था बनाए रखें और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी हर एक क्षेत्र में। क्योंकि हर एक चीज़ पढ़ाई पर नहीं होता, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे ते तस फल चाखा, लेकिन हुई है वह जो राम रचि राखा। यह बात भी ध्यान रखे रहिएगा। आप अपना कर्म करते रहिए, आपको फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ आप थोड़ा सा अगर जो है प्रकृति से भी जुड़े रहेंगे कि हाँ कहीं ना कहीं पे जो हमको कंट्रोल करने वाली शक्ति है वह प्रकृति ही है, तो ज़्यादा आप सुखमय रहेंगे। और ये हमने अनुभव भी किया है और एक प्रकार से बता रहा हूँ आपको, तो इस पर थोड़ा सा अमल करिएगा। जो भी हो आप अपनी मर्ज़ी से करिएगा। धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए हमसे, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। गुड नाइट, जय माता दी, जय माता दी। सभी लोग कमेंट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से जय माता की गुहार लगाए रहिए और माता जी आप लोगों के मनोकामना को, आपकी वांछ सिद्धि को अवश्य सुनेंगी और आप सभी लोगों की मनोकामना को पूर्ण करेंगी। जय माता दी।